हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 247। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी राठी और हम मिलते हैं अपने इस प्रयास बैच में, जहां हम इस वीक पढ़ रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग। सो फार अभी तक हमने बेसिक टर्म्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग्स को कवर किया है। उसके बाद हमने पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन को समझा है। नेक्स्ट स्टेप इन प्लांट ब्रीडिंग इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से की जाती है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। यू विल बी लाइक बहुत इजी सा टॉपिक है जी। बिल्कुल, टॉपिक तो बड़ा ही इजी सा है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो कंसेप्ट हमारे थोड़े हिल जाते हैं। हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है, हर स्टेप में क्या हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर विच इज़ ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले अगर आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विजेज एंड ऑफ कोर्स नाउ यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर। आप अपने टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली एंड आस्क योर डाउट। So go ahead and download the app right now. The link is in the description box. आपके description box में link given है। जैसे ही आप link पर click करेंगे, you will be able to download this application. Now let's move ahead and अगर आपने अभी तक Agriculture अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe to the channel. इस चैनल पर सुबह से रात तक आपको पूरा एग्रीकल्चर कंटेंट मिलता है, बेशुमार भरमार। तो डू सब्सक्राइब इट एंड अपनी किसी भी एग्रीकल्चरल एग्जाम प्रिपरेशन को दीजिए अच्छे अच्छे खुशी खुशी वाले पंख। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड, सबसे पहले जो हमारे अंदर दो टर्म उभर कर आती है, हमारे दिमाग में होती है, वो होती है हाइब्रिड एंड इनब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है और इनब्रिड क्या होता है? वेल, हाइब्रिड एक ऐसा प्रोजनी है जो दो प्लांट्स के क्रॉस से बनाया जाता है, राइट? प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट, यानी कि जिन पेरेंट्स को आप क्रॉस कर रहे हैं उनका डिसिमिलर होना भी ज़रूरी है। अगर सेम होंगे तो वेरिएशन कैसे आएगी? नहीं आएगी। वेरिएशन होगी तभी जो है बात आगे बढ़ेगी। तो जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो जेनेटिकली डिसिमिलर होने चाहिए। वहीं अगर हम एक इनब्रिड की डेफिनेशन को देखें तो इट इज़ अ नियरली होमोजाइगस वेराइटी डेवलप्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा या सिब मेटिंग के द्वारा, बेसिकली इनब्रीडिंग के द्वारा ये डेवलप की गई वैरायटी है। और क्योंकि इसको इनब्रिड के द्वारा डेवलप किया गया है तो इसमें जो है होमोजाइगोसिटी ज़्यादा मिलती है। अभी भी अगर आप इन दोनों टर्म्स के लिए क्लियर नहीं हैं तो समझिए हम हाइब्रिड में क्या कर रहे हैं। हाइब्रिड में हम कोई भी दो पेरेंट्स ले रहे हैं, एक वेराइटी 1 इज क्रॉस्ड विद वेराइटी 2, है ना? क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि इसके पॉलेंस अगर आप इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको क्रॉसिंग कहते हैं। इन दोनों के क्रॉस से जो हमें पहला बच्चा मिलता है उसका हम नाम रखते हैं F1। दिस इज फीलियल जनरेशन 1। दिस फीलियल जनरेशन 1 इज योर हाइब्रिड। ये क्या होता है? एक हाइब्रिड होता है। वहीं इनब्रिड एक कोई भी क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशी है, वेराइटी है, उसको हम कम से कम 4 या 5 जनरेशन तक क्या करवाते हैं? या तो उसकी सेल्फिंग करवाते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, या फिर हम उसमें सिब मेटिंग कराते हैं। ठीक है, या फिर उसमें हम सिब मेटिंग कराते हैं, यानी कि ब्रदर सिस्टर मेटिंग कराते हैं, राइट? तो अब ये जो प्लांट डेवलप हुआ है यहाँ पर, ये प्लांट क्या है? इनब्रिड प्लांट है। इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बस उसी का सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। वहीं यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उन दोनों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें
हाइब्रिड मिलता है। यानी कि हाइब्रिड में अब कुछ कैरेक्टर्स वैरायटी 1 के होंगे और कुछ कैरेक्टर्स वैरायटी 2 के होंगे, मिक्सचर होगा। इनब्रेड में ऐसा कुछ नहीं होगा। इनब्रेड में जो इसके कैरेक्टर्स हैं वही जो है होमोजाइगस कंडीशन में आपको लास्ट के प्लांट में मिलते हैं। तो कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड। एक हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या होता है, या फिर एक इनब्रेड का जीनोटाइप क्या होता है। एक हाइब्रिड का जीनोटाइप होता है क्या, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस, तो हेटेरोजाइगस क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो दो एलिल्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, एक मदर से आती है और एक फादर से आती है। ठीक है, तो हाइब्रिड हमेशा हेटेरोजाइगस नेचर का होता है। वहीं इनब्रेड्स, जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये होमोजाइगस नेचर के होते हैं। यानी कि इनके दोनों एलिल्स या तो कैपिटल ए है या स्मॉल ए है। यानी कि दोनों ही एलिल्स यहाँ पर सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड इनब्रिड। हाइब्रिड में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इनब्रिड में एक ही होता है। इनब्रिड होमोजाइगस होता है, हाइब्रिड हेटेरोजाइगस होता है। हाइब्रिड हाई यील्डिंग होता है, ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है एज कंपेयर टू इनब्रिड। इनब्रिड इतना हाई यील्डिंग या सुपीरियर नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके हाइब्रिड और इनब्रिड में। आगे चलते हैं और हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हाइब्रिड तो समझ आ गया, लेकिन व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपली हाइब्रिड बनाने के प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, राइट। जैसे खाने बनाने के प्रोसेस को कुकिंग कहते हैं। यानी कि जो आप ये क्रॉसिंग्स एंड सेलेक्शंस करते हैं हाइब्रिड बनाते टाइम, इस पूरे प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हाइब्रिड, हाइब्रिड बनाने के प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब आपने यहाँ पर बहुत सारे नाम सुने हैं, इंट्रास्पेसिफिक, इंट्राजेनरिक, इंटरजेनरिक, व्हाट आर दीज टर्म्स। और इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इनके नाम को भी ध्यान से पढ़ेंगे, यू विल बी क्लियर अबाउट दीज टर्म्स। आपके जो टर्म्स हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म हियर इज इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, अंदर ही। स्पेसिफिक मीन्स स्पीशी। तो यहां पर दो पेरेंट्स का क्रॉस तो जरूर हो रहा है, लेकिन वो दोनों पेरेंट्स एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं। ऐसे क्रॉसेस को इंट्रास्पेसिफिक क्रॉसेस कहा जाता है, जिनमें दोनों ही पेरेंट्स सेम स्पीशी से बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा हम प्लांट ब्रीडिंग में इंट्रास्पेसिफिक क्रॉसिंग्स का या हाइब्रिडाइजेशन का ही यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन से हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं, इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिड्स जो है सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर, बिटवीन टू स्पीशी। इंटर मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन, यानी कि डिफरेंट कॉलेजेस के बीच कंपटीशन हो रहा है। इंटर यूनिवर्सिटी यानी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीच कंपटीशन हो रहा है। ऐसे ही है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। इंटर यानी कि दो स्पीशीज के बीच क्रॉस हो रहा है, यानी कि स्पीशीज अलग अलग है, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच जो क्रॉस हो रहा है उसे इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कहते हैं। ये दोनों टर्म क्लियर हो गई, तो हम थर्ड टर्म पर चलेंगे। थर्ड टर्म होती है इंट्राजेनेरिक। इंट्राजेनेरिक, इंट्राजेनेरिक क्या होता है? अगेन इंट्रा विद इन, जेनेरिक जीनस। आप लोगों ने क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं, साइंटिफिक नेम्स पढ़े हैं। साइंटिफिक में आगे वाला नाम जीनस से होता है और पीछे वाला नाम स्पीशीज से होता है, राइट। तो विद इन सेम जीनस, विद इन सेम जीनस, एक ही जीनस के बीच क्रॉस हो रहा है। स्पीशी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जीनस एक ही है।
तो उन क्रॉसेस को हम कहते हैं इंट्राजेनेरिक क्रॉसेस। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ क्या कहा, जीनस एक ही होगा लेकिन स्पीशीज अलग अलग हो सकती हैं, और दो स्पीशीज के बीच जो क्रॉस होता है उसे इंटरस्पेसिफिक क्रॉस कहते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट, यानी कि इंट्राजेनरिक एंड इंटरस्पेसिफिक आर वन एंड द सेम थिंग। भाई अगर मैं ये कहूं, कैमरे में देख रही हूं, मेरा राइट ये है ना, आप वर्चुअल हैं, आपका राइट इस तरफ आएगा, बट राइट हैंड तो राइट हैंड ही रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा, है ना। मेरे हाथ का वजूद तो नहीं बदलेगा जस्ट बिकॉज रेफरेंस पॉइंट बदल गया है। तो रेफरेंस पॉइंट बदल गया है, नाम बदल गया है, लेकिन वही चीज है। दो स्पीशी के बीच क्रॉस करवाना एक जीनस के अंदर रहते हुए, इसको इंट्रास्पेसिफिक भी इंटरस्पेसिफिक भी कह सकते हैं और इंट्राजेनेरिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इंट्राजेनेरिक एंड इंटरस्पेसिफिक इज वन एंड द सेम थिंग। द नेक्स्ट इज इंटरजेनेरिक। नेक्स्ट जो आपकी टर्म आती है वो होती है इंटरजेनेरिक। इंटरजेनेरिक का मतलब होता है दो जीनस के बीच कोई क्रॉस करवाया जाए, यानी कि डिफरेंट जीनस के बीच क्रॉस करवाया जाए। ठीक है, तो इनको इंटरजेनेरिक क्रॉसेस कहते हैं। इनको हम, जो आपके इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक क्रॉसेस हैं, इनको हम कलेक्टिवली वाइड क्रॉसेस भी कह देते हैं। वाइड क्रॉसेस, चौड़े क्रॉसेस। ठीक है, वाइड क्रॉसिंग या वाइड क्रॉसेस क्या होता है, थोड़ा सा हिरारिकल ऑर्डर में हम चले तो थोड़ा दूर अगर हम क्रॉसिंग करते हैं, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, है ना, इसको और क्या कहते हैं, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, देखिए सबसे क्लोज रिलेटेड होती हैं स्पीशीज। जो स्पीशी में 4 इंडिविजुअल हैं, ये एक दूसरे के सबसे क्लोज है। स्पीशी के बाद आता है जीनस, राइट, जीनस के बाद आती है फैमिली, फैमिली के बाद आते हैं ऑर्डर्स, है ना, ऑर्डर्स के बाद आती हैं क्लासेस। तो इस तरीके से आपका हिरारिकल ऑर्डर चलता है जो आप क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। तो यहां जो है, अगर सेम स्पीशी है मतलब रिलेटेड है, डिफरेंट स्पीशी या डिफरेंट जीनस के बीच क्रॉस करवाते हैं, तो इनको हम वाइड क्रॉसेस कह देते हैं या फिर डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स के बीच क्रॉस करवाना जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है या डिस्टेंटली रिलेटेड है, दूर के रिलेशन में पड़ते हैं, ऐसे क्रॉसेस को हम डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में डालते हैं। आप कहेंगे कि मैम डिफरेंट फैमिलीज का क्रॉस नहीं हो सकता क्या, या डिफरेंट ऑर्डर का क्रॉस नहीं हो सकता क्या? देखिए, आप कितनी भी दूर जा सकते हैं, पर जितना आप दूर मूव करते रहेंगे क्रॉसिंग उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो स्पीशीज एक दूसरे से जीन्स वाइज दूर हो रही है, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो उनके साथ क्रॉस करवाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक जो आपका प्लांट है, कह लीजिए कॉटन, है ना, कॉटन बिल्कुल अलग प्लांट है और व्हीट आपका बिल्कुल अलग प्लांट है, एक सेल्फ पॉलिनेटेड है, एक क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो ऐसे प्लांट्स का क्रॉस करवाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, है ना। तो आप कितना भी हिरारिकल ऑर्डर में ऊपर ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन क्रॉसेस सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम इंटरजेनरिक पर रुक जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ा जाता अगर हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करें। चलिए, नाउ हम इन्हीं चीज़ों को और डीपली या और बेटर समझने की कोशिश करें तो देखिए, यहाँ पर वेराइटी 1 है, सॉरी, यहाँ पर वेराइटी 1 है, ठीक है, यहाँ पर वेराइटी 2 है, लेकिन ये दोनों ही वेराइटी किसकी वेराइटी है, ट्रिटिकम एस्टिवम की वेराइटी है। दोनों ही वेराइटी किसकी है, ट्रिटिकम एस्टिवम की वेराइटी है, यानी कि ब्रेड व्हीट की वेराइटी है। ठीक है, ब्रेड व्हीट की वेराइटी है। तो यहाँ जीनस भी सेम है, ट्रिटिकम स्पीशी भी सेम है, एस्टिवम, ठीक है, सेम स्पीशी है, सेम जीनस है, बस उनकी 2 अलग अलग वेराइटीज हैं। तो इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए, इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, जीनस भी सेम है और स्पीशी भी सेम है, इस क्रॉस को हम कहेंगे इंट्रास्पेसिफिक।
इंट्रा स्पेसिफिक, दो सेम स्पीशी के बीच ये क्रॉस हो रहा है। नाउ इन नेक्स्ट यू विल सी, अगर हम गेहूं यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रॉस ट्रिटिकम ड्यूरम से कराते हैं, यानी कि ब्रेड वीट का क्रॉस मैक्रोनी वीट से कराते हैं, दोनों वीट है, ठीक है, दोनों के जीनस सेम है, ट्रिटिकम ट्रिटिकम, यहाँ पर क्या है, जीनस सेम है, दोनों की जीनस क्या है, ट्रिटिकम जीनस है, इसकी भी ट्रिटिकम जीनस है, इसकी भी ट्रिटिकम जीनस है, पर स्पीशीज अलग अलग है, एक एस्टिवम है, एक ड्यूरम है। आप सभी को पता है ब्रेड वीट हेक्साप्लॉइड होता है, वही मैक्रोनी वीट जो है आपका ये 4x होता है, यानी कि क्या कहेंगे इसको हम चलिए, आई एम सॉरी, इट्स जस्ट एक होता है ना, माइंड वॉश हो जाता है एक टाइम पे कि कोई वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा होता है ना, तो डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, है ना, तो इसको हम टेट्राप्लॉइड कहते हैं। तो टेट्राप्लॉइड वीट का हेक्साप्लॉइड वीट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, दोनों के जीनस सेम है, ट्रिटिकम है, लेकिन स्पीशीज अलग अलग है, एस्टिवम एंड ड्यूरम। तो इसको हम क्या कहेंगे, जीनस सेम है, जीनस सेम है, तो हम इसको इंट्राजीनस भी कह सकते हैं, इंट्राजीनस भी कह सकते हैं, और स्पीशीज अलग अलग है तो इंटर स्पीशी भी कह सकते हैं। तो इंट्राजीनस और इंटर स्पीशी एक ही बात होती है ना, एक जीनस के अंदर लेकिन अलग अलग स्पीशी, तो इसको हम, क्योंकि स्पीशीज अलग अलग हैं, इंटर स्पीशी कह सकते हैं, लेकिन सेम जीनस है तो इंट्रा जेनरिक कह सकते हैं। द थर्ड एग्जाम्पल इज, जब आप ट्रिटिकम एस्टिवम का सिकेल सीरियल के साथ क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जीनस क्या है, ट्रिटिकम, यहाँ पर क्या है, सिकेल है, ठीक है, सिकेल अलग है, ट्रिटिकम अलग है, जीनस ही अलग अलग है। या फिर आप वीट का क्रॉस बार्ले से करवाते हैं, होर्डियम वल्गेर एंड ट्रिटिकम एस्टिवम, तो होर्डियम एंड ट्रिटिकम दो अलग अलग जीनस है, सेम जीनस नहीं है, हालांकि इनके प्लांट्स काफी सिमिलर दिखते हैं, काफी लोग इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं फील्ड में, राइट। तो इस तरीके के क्रॉस को हम इंटरजेनरिक क्रॉस कहेंगे, विद इंटरजेनरिक, है ना, दो जीनस के बीच जो क्रॉस होता है, दो जीनस के बीच जो क्रॉस होता है वो इस तरीके का क्रॉस होता है। आपका होमवर्क एज यूजुअल मैं हर क्लास में देने लगी हूँ आप लोगों को, तो होमवर्क यही है, वैसे होमवर्क नहीं आएगा, सबको पता होगा, तो फटाफट जो है आपको लिखना है, ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रॉस जब सिकेल सीरियल के साथ करवाया गया तो हमें क्या मिलता है, उस हाइब्रिड का नाम क्या है और उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है। क्रॉस बिटवीन ट्रिटिकम एस्टिवम एंड सिकेल सीरियल, उससे हमें क्या मिलता है और जो इंडिविजुअल हमें मिल रहा है उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है, दैट यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा होपफुली, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हाउ टू डेवलप द हाइब्रिड। हाइब्रिड बनाते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है हाइब्रिड बनाने का। हाइब्रिड बनाने से पहले आपको पहले कुछ मेहनत करनी पड़ती है, लेक्चर डिलीवर करने से पहले मुझे भी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है ना, तो उसी तरीके से पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उस प्रिपरेशन में हम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इनब्रिड्स, यानी कि हाइब्रिड्स बनाने से पहले हम इनब्रिड्स बनाते हैं, और यही रीज़न था कि फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको हाइब्रिड के साथ साथ इनब्रीडिंग का डिफरेंस भी बताया था। स्लिप ऑफ टंग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, राइट, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए, सो डेवलपमेंट ऑफ इनब्रिड्स, इनब्रिड्स क्यों डेवलप करने हैं। देखिए, हमने शुरू में हाइब्रिड की डेफिनेशन में क्या कहा था, जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स होने चाहिए। जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स आपको इनब्रीडिंग के द्वारा मिलते हैं, यानी कि जब आप कोई इनब्रिड डेवलप करके हाइब्रिड बनाते हैं तो आपको सुपीरियर हाइब्रिड मिलता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनके होते हैं, है ना, तो हेट्रोसिस आपको अच्छे से मिलता है। अगर आप इनब्रिड्स नहीं डेवलप करते, रैंडमली किसी दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस करवा देते हैं, तो वो हाइब्रिड आपको उतना सुपीरियर नहीं मिल पाता है। इनब्रिड्स कैसे डेवलप करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, कैसे इनब्रिड को डेवलप किया जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इस
पर्टिकुलर प्लांट में दो कैरेक्टर्स को मिक्स करना है, सो यू कैन जस्ट क्रॉसिंग ओवर भी जो है आप इसमें कर सकते हैं, है ना। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, 4 to 5 जनरेशन तक, 4 to 5 जनरेशन तक क्या किया जाता है, सेल्फिंग की जाती है, ठीक है। तो आपका इनब्रिड डेवलप हो जाता है। इनब्रिड डेवलप होने से पहले आप क्या करेंगे, यानी कि आप जो भी कैरेक्टर्स आपको चाहिए अपने हाइब्रिड में उससे रिलेटेड प्लांट्स लेंगे और उनमें इनब्रिड डेवलप करेंगे। उन इनब्रिड्स में आपके मान लीजिए यहाँ पर आपको 10 इनब्रिड्स मिल गए, इनमें जो 2 सुपीरियर होंगे, जो सुपीरियर होंगे उनको आप एज अ पेरेंट चूज कर लेंगे कि ये मेरे हाइब्रिड्स के पेरेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आपको इनब्रिड्स बनाने हैं। इनब्रिड्स आप या तो सेल्फिंग से बना सकते हैं या फिर सिबमेटिंग से बना सकते हैं, ठीक है। सिबमेटिंग क्या होता है, जब आप 2 वेराइटीज के बीच क्रॉस करवाते हैं, यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल मिले हैं, है ना, ये एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं, इनके पेरेंट्स क्या हैं, सेम है। अगर इनके बीच क्रॉस करवाएंगे तो उसे सिबमेटिंग कहते हैं, यानी कि सिबलिंग्स की मीटिंग, ठीक है। तो इसको सिबमेटिंग कहा जाता है। तो इनब्रिड्स डेवलप कर लिए। अब इनब्रिड्स डेवलप करने के बाद आप पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे उन इनब्रिड्स में से। 2 सबसे सुपीरियर, सबसे फाइन पेरेंट्स आपको लेने हैं, राइट। तो यहाँ पर हम करते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स यानी कि पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है, जेनेटिकली डिसिमिलर होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो प्रॉब्लम क्या है, वेरिएशन नहीं आएगी। वेरिएशन नहीं आएगी तो आपको ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता है। इसीलिए वेरिएशन क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी 2 पेरेंट्स आप ले रहे हैं वो जेनेटिकली डिसिमिलर होने चाहिए, उनके जीन्स या जीनोम्स आपस में मिले जुले नहीं होने चाहिए, या कहूँ तो वो एक दूसरे के कोई रिलेटिव नहीं होने चाहिए, मौसी का, पापा का, चाचा का लड़का है, उधर है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी जेनेटिकली डिसिमिलर। सेकेंड, इनमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होने चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होने चाहिए। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब एक लंबा है तो एक छोटा होना चाहिए, एक के फूल हरे हैं तो एक के लाल होने चाहिए, है ना। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट से आपको हाइब्रिड में वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलती है। थर्ड इज, आपको इनब्रिड्स डेवलप करने हैं, यानी कि इनकी जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, होमोजाइगस होनी चाहिए। हेट्रोजाइगस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, होमोजाइगस को ही चूज करते हैं फॉर पेरेंट्स। पेरेंटिंग के लिए होमोजाइगस चूज करेंगे तो हमें हेट्रोसिस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको फील्ड में पेरेंट्स को सेलेक्ट करना है। आपने दोनों पेरेंट्स सेलेक्ट कर लिए। अब आपको ये चुनना है कि इन दोनों पेरेंट्स में से मेल किसे रखा जाए और फीमेल किसे रखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं। अब ये हम कैसे करेंगे कि यार किसको हम मेल लें और किसको हम फीमेल लें। जिसके कैरेक्टर्स आप ज़्यादा चाहते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस आप ज़्यादा चाहते हैं, टेक दैट प्लांट एज फीमेल, क्योंकि साइटोप्लाज्म हमेशा फीमेल से आता है, तो साइटोप्लाज्मिक जीन्स आपके फीमेल से आएंगे, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि इसके कैरेक्टर्स मुझे ज़्यादा चाहिए, उस प्लांट को हमेशा फीमेल चूज़ करना चाहिए। अब आपने 2 प्लांट चूज़ किए और इन दोनों प्लांट में से आपने डिसाइड भी कर लिया कि मैं इसको मेल लेने वाला हूँ और इसको फीमेल लेने वाला हूँ। अब जब आपने डिसाइड कर लिया है तो आप जो फीमेल पेरेंट होगा उसमें क्या कराएंगे, इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन हमेशा किस में होता है, फीमेल पेरेंट में होता है। इमैस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर्स और रिमूवल ऑफ मेल ऑर्गन्स फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से निडल या फोर्सेप की हेल्प से आप पॉलेंस हटा देते हैं। इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। मेल पार्ट रिमूव कर दिया, फीमेल पार्ट तो अभी भी हमारे पास है। तो यानी कि जिसमें आप इमैस्कुलेशन करेंगे उसे आप सिर्फ हमेशा फीमेल ही ले सकते हैं, मेल ले ही नहीं सकते, क्योंकि मेल को आपने रिमूव कर दिया है, राइट। तो इमैस्कुलेशन हमेशा आपको फीमेल में करनी है।
इमेस्क्यूलेशन अक्सर कब की जाती है? इवनिंग टाइम में की जाती है, शाम के टाइम में की जाती है। बड़े ध्यान से आपको पॉलेंस को हटाना है ताकि स्टिग्मा जो है वो डैमेज ना हो, उस पर चोट ना लगे, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आएगी। लेकिन कोई पॉलन पीछे बचे भी नहीं, क्योंकि पॉलन बच गया तो वो डिहाइस हो जाएगा और सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हियर वी नीड टू चेक सेल्फ पॉलिनेशन। हमें सेल्फ पॉलिनेशन को यहाँ पर रोकना ज़रूरी है ताकि सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो, हाइब्रिडाइजेशन हो, राइट? जब आप इमेस्क्यूलेशन कर रहे हैं तो आप किस फ्लावर को चूज करेंगे इमेस्क्यूलेशन के लिए? ऐसा फ्लावर जो कल सुबह ओपन हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पूरा बड़ा हो चुका है और कल सुबह ओपन हो जाएगा। उससे पहले आज शाम को ही आपको उस फ्लावर को ओपन करना है और उससे सारे एंथर्स को रिमूव कर देना है, ठीक है? हम कल ओपन वाले फ्लावर को इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी उसमें पोलन डिहाइस नहीं हुए होंगे, और पोलन डिहाइस नहीं हुए होंगे यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस नहीं है, ठीक है? अगर एक बार पोलन ही बाहर निकल चुका, फिर स्टेमन्स हटाने का क्या फ़ायदा है? तब तक तो आपका स्टिग्मा कंटामिनेट हो चुका होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो फ्लावर नेक्स्ट डे ओपन होना होता है उसी को आप सेलेक्ट करते हैं इमेस्क्यूलेशन के लिए। नेक्स्ट, अब हमने इसमें से मेल पार्ट हटा दिया है, तो अब हम क्या करेंगे? इसकी बैगिंग कर देंगे। आपने बहुत सावधानी से मेल पार्ट हटाया लेकिन बैगिंग नहीं की, तो जो पेरेंट आप चूज कर रहे थे कि इस मेल का पॉलन मुझे चाहिए, वो तो आपको नहीं मिला क्योंकि रात में ही किसी और पॉलन ने उसको जो है पॉलिनेट कर दिया और जर्मिनेशन करने लगा। तो ये ना हो, इसके लिए आप उसे फ्लावर पर जो आपने इमेस्क्यूलेट किया है, जिस पर मेल पार्ट आपने हटा दिया है, उस पर एक बैग, पॉलीथीन शीट या पार्चमेंट पेपर का बैग जो है आप उस पर लगा देते हैं ताकि उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो। नेक्स्ट डे आप इस बैग को खोलते हैं और देखते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश है, कोई कंटामिनेशन नहीं है। तो आप क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं, यानी कि जो पार्ट आपने मेल चुना है, मेल पेरेंट, उस मेल पेरेंट से आप ब्रश की हेल्प से पॉलेंस कलेक्ट करते हैं और जो आपने फीमेल पेरेंट चूज किया है उसके स्टिग्मा पर यहाँ पर डाल देते हैं ब्रश की हेल्प से, ताकि कोई डैमेज ना हो, ठीक है? तो ब्रश लेंगे, मेल पार्ट से पॉलन कलेक्ट करेंगे और ये जो है आप स्टिग्मा पर डाल देंगे, फीमेल के स्टिग्मा पर डाल देंगे। स्टिग्मा पर डालने के बाद फिर से फ्लावर पर बैग चढ़ा देंगे ताकि कोई और पॉलिनेशन ना हो और कोई और कंटामिनेशन हमारे हाइब्रिड मेकिंग प्रोसेस में ना हो, ठीक है? फिर से ये बैग चढ़ा देंगे और बैग के बाद इस पर आप टैग्स लगा देंगे इस तरीके के, है ना? टैगिंग, इसको क्या बोलते हैं? टैगिंग। तो टैगिंग हमें करते हुए क्या ध्यान रखना है? हमें इसमें पेरेंट्स का नाम लिखना है। भाई ये जो क्रॉस है ये किस किस के बीच हुआ है ना? आई एम मीनाक्षी राठी, आई एम डॉटर ऑफ 2 पीपल, है ना? यही मेरा इंट्रोडक्शन है। उनके नाम जो है मुझे यहाँ पता होने चाहिए, ठीक है? तो आपको पेरेंट्स का नेम लिखना है, डेट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की डेट लिखनी है, राइट? और यहाँ पर इसको टैग कर देना है, राइट? किस किस के बीच क्रॉस है, ये क्रॉस आपने कब कराया है, ये सारी डिटेल्स आपके टैग पर होती है। ये टैग जो है आप इस बैग के साथ ही यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से, ताकि जब ये प्लांट मैच्योर हो, बड़ा हो, इसमें सीड डेवलपमेंट हो। अब जो फीमेल पेरेंट पर सीड डेवलप हो रहा है वो क्या है? एक हाइब्रिड सीड है, राइट? ये एक हाइब्रिड सीड है। तो हमें ये हाइब्रिड किस किस का हाइब्रिड है, कौन से प्लांट की क्रॉसिंग से मिला है, वो सारी डिटेल्स हमें टैग पर मिल जाती है, ठीक है? तो टैगिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी टैग्स लगाए थे या अभी बैगिंग की थी एंड नेक्स्ट डे अगर बारिश हो जाती है ना, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू री बैग दैम एंड री टैग दैम। आपको जो है फिर से री बैगिंग एंड टैगिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यही एक मात्र उपाय है। चलिए, तो इस तरीके से आप हाइब्रिड्स बनाते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं, फिर उन पेरेंट्स की क्रॉसिंग करवाते हैं, फिर उन्हें बैग कर देते हैं, एक बैग में बंद कर देते हैं
और फिर उस पर टैगिंग करते हैं और फिर उसे बड़ा होने के लिए, मैच्योर होने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो पौधा बड़ा हो जाता है उस सीड को आप हार्वेस्ट करते हैं और जो ये पहला सीड आपको मिला है इसको फीलियल जनरेशन 1 यानी कि हाइब्रिड सीड कहते हैं। हाइब्रिड सीड का जो जीनोटाइप होता है वो हेटेरोजाइगस होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हाइब्रिडाइजेशन में पता होने चाहिए। चलिए, नाउ हमने टैगिंग भी कर दी है। अब एक और चीज आती है टाइप्स ऑफ हाइब्रिड्स। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिड में आपने नाम सुने होंगे, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, 3-वे क्रॉस हाइब्रिड, डबल क्रॉस हाइब्रिड एंड टॉप क्रॉस हाइब्रिड। नाउ व्हाट इज द सिंगल क्रॉस हाइब्रिड? यानी कि ऐसा हाइब्रिड जिसमें सिर्फ 2 पेरेंट्स का यूज किया गया है ना। व्हेन ए वेराइटी इज क्रॉस्ड विद बी वेराइटी, यानी कि सिर्फ 2 पेरेंट्स के बीच क्रॉस किया है और आपको फर्स्ट F1 जनरेशन मिल गई है, तो इसको हम कहते हैं सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया ये सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का ही प्रोसेस बताया है। उसके बाद आता है 3-वे क्रॉस। 3-वे क्रॉस में 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, A, B, C, 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब 3 पेरेंट्स की क्रॉसिंग कैसे होगी, है ना। तो 3 पेरेंट्स की क्रॉसिंग होगी, आप पहले A को B से क्रॉस करवाएंगे, आपको यहाँ पर एक हाइब्रिड मिलेगा F1। इस हाइब्रिड का फिर से आप जो है C के साथ क्रॉस करवाएंगे तो आपको फिर यहाँ एक हाइब्रिड मिलेगा। इसको कहते हैं 3-वे क्रॉस, यानी कि आपने 3 पेरेंट्स का यूज करके इस हाइब्रिड को बनाया है, तो इसको 3-वे क्रॉस कहा जाता है। देन सेम डबल क्रॉस। डबल क्रॉस में 4 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले A का B के साथ क्रॉस करवाया जाता है और आपको F1 मिलता है। यहाँ पर C और D का क्रॉस करवाया जाता है और यहाँ पर भी F1 मिलता है। अब ये जो F1 है AB और ये CD, इनका क्रॉस आपस में करवाया जाता है और 2 F1 के क्रॉस से भी आपको क्या मिलता है, F1 ही मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ आई एम क्रॉसिंग F1 विद F1, द जनरेशन आई विल गेट इज F1, F2, F3। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो F1 का जब F1 से क्रॉस कराया जा रहा है तो भी आपको F1 ही मिलता है। F2 तब मिलता है जब आप F1 को सेल्फ करवाते हैं। जब सेल्फ करवाते हैं तब F2 मिलता है। जब तक इसका क्रॉस किसी से करवाते रहेंगे नेक्स्ट आपको F1 ही मिलता रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस F1 में इन चारों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं A, B, C, D, राइट। तो इसको कहा जाता है डबल क्रॉस, जिसमें 4 पेरेंट्स का यूज हमने किया है। अनदर वन इंपॉर्टेंट इज टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस इज इनब्रिड इनटू ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी। एक आपने इनब्रिड डेवलप किया है और एक आपकी ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी है। इन दोनों के बीच जब आप क्रॉस करवाते हैं तो इस क्रॉस को टॉप क्रॉस कहते हैं। ठीक है, दिस क्रॉस इज नोन एज टॉप क्रॉस, जहां इनब्रिड इज क्रॉस्ड विद ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ हाइब्रिड्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है ना, ताकि हमारी एक क्विक रिविजन हो जाए, हमारे दिमाग में चीज़ें और क्लियर हो जाए। So here's your first question which says plant can be disease resistant by। अगर मुझे एक प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उसको हार्मोन से ट्रीट करना होगा, हीट ट्रीटमेंट देना होगा, कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट देना होगा, या फिर ब्रीडिंग विद देयर वाइल्ड रिलेटिव, या फिर उस प्लांट को किसी वाइल्ड रिलेटिव के साथ ब्रीड कराना होगा। तो आंसर होगा डी, क्योंकि जो हमारे वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं ये अक्सर डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बेचारे खुद अपना सर्वाइवल सीखते हैं। तो ज़्यादातर जो नेचर में डिजीजेज आ रही हैं वो उन्हें मार ना पाए, धीरे धीरे उसके साथ जो है इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं और अक्सर ये डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो डिजीज रेजिस्टेंस जीन अक्सर जो है आपको वाइल्ड रिलेटिव्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज। हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है उससे आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन से क्या मिलेगा? हाइब्रिड मिलेगा, राइट। सो इट विल बी ऑप्शन सी मेथड है जो सबसे पुराना है। हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, हाइब्रिड्स
और क्लोन्स। द प्रोडक्ट ऑफ ओल्डेस्ट ब्रीडिंग मेथड इज इंट्रोडक्शन और सिलेक्शन। यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा पुराना नहीं, इतना पुराना नहीं है, ओल्डेस्ट नहीं है। ये टाइम के साथ लोगों को पता चला कि हम दो अलग अलग प्लांट्स को भी क्रॉस करा सकते हैं, राइट। तो यहां पर आपका आंसर आएगा सिलेक्शन। ब्रीडिंग मेथड जो सबसे पुराना है वो है सिलेक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन को काफी लोग ब्रीडिंग मेथड्स में काउंट ही नहीं करते हैं। नाउ ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन पेरेंट्स शुड बी, हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पर पेरेंट्स का क्या होना जरूरी है? सुपीरियर, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, होमोजाइगस, बोथ ए एंड बी। देखिए होने तो ये तीनों चाहिए, है ना। सुपीरियर भी होने चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी होने चाहिए और होमोजाइगस भी होने चाहिए, बट तीनों का हमारे पास ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में नहीं है। सो हियर वी विल बी सेइंग डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट और मेरे दिमाग में आया है विच इज रिलेटेड टू योर जीसीए। जीसीए, हम हाइब्रिड मेकिंग में जीसीए और एससीए भी चेक करते हैं। GCA stands for General Combining Ability and SCA stands for Specific Combining Ability। यानी कि जिन प्लांट्स की GCA और SCA अच्छी होती है अक्सर वो सुपीरियर हाइब्रिड्स बनाते हैं, ठीक है। तो कहीं ये आ जाए कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, तो इन सारे गुणों के साथ साथ अगर उनकी GCA और SCA भी अच्छी है तो हमें एक सुपीरियर हाइब्रिड मिलता है, ठीक है। तो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी एंड स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। जनरल मीन्स जो सबके साथ घुल मिल कर रहता है उसकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी होती है। जो किसी स्पेसिफिक के साथ सुपीरियर परफॉर्म करता है उसकी स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी होती है। ऐसे प्लांट्स सुपीरियर हाइब्रिड्स को जन्म देते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट अ डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से कौन सा एक डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन नहीं है? डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन मैंने कहा था दो अलग अलग स्पीशी या दो अलग अलग जीनस के बीच जो क्रॉस होता है उसको वाइड हाइब्रिडाइजेशन या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इनमें से अगर हम देखें तो यह है हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सेम स्पीशी। सेम स्पीशी के बीच जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको हम डिस्टेंट नहीं कहते हैं, ठीक है। सो ए विल बी द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। होपफुली आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी और आपने खूब एंजॉय भी किया होगा क्लास को। आप कहेंगे मैम पढ़ाई कौन एंजॉय करता है? जो पढ़ाई एंजॉय करता है वही सक्सेसफुल होता है, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक दीज क्लास इंटरेस्टिंग फॉर यू। स्टिल इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। साथ साथ आपका होमवर्क ट्रिटिकम, एस्टिवम एंड सिकेल के क्रॉस से हमें क्या मिलता है और उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। Here are your other batches। ICAR प्लांट साइंसेज का आपका रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है अड्डा 24/7 की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन दोनों पर ही। साथ ही साथ MPR, AEO एंड IBPS AFO जैसे अलग अलग बैचेस भी आपको अपनी एप्लीकेशन पर दिखेंगे। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y448 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं सेम टाइम पर, तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं जहां डिफरेंट एग्जाम्स की लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं और उनके साथ साथ उनकी टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी आपको अवेलेबल होती हैं। यानी कि बहुत सारा कंटेंट होता है जो किसी भी एग्रीकल्चरल एग्जाम के लिए इनफ होगा। तो डिफरेंट अलग अलग जो आपके बैचेस हैं उनमें एनरोल करने से अच्छा आप एक जगह एनरोल करें। तो फीस इज रिटन हेयर 7,359 जो कि पूरे साल की आपकी फीस है। अगर आप कहें कि मैम फीस ज़्यादा है तो अगर आप डिफरेंट बैचेस में अगर एडमिशन लेते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा आपको पे करना पड़ जाता है, ठीक है। गाइज डू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल। जितना सेशन को आप शेयर कर सकते हैं कीजिए एंड रीच आउट टू एवरीवन, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स सबको चाहिए होते हैं, सबके बेसिक्स इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लियर नहीं होते हैं एंड यू कैन हेल्प मी आउट टू रीच विद देम, राइट। साथ ही साथ ये बैचेस कैसे एनरोल करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको जो है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर ले जा रही हूँ, लेकिन आप इसको एप्लीकेशन के द्वारा भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अड्डा 24/7 का वेबसाइट है।
है ना। इस तरीके से आपका वेबसाइट दिखाई देता है। ओल्ड कोर्सेज में जाकर टच कीजिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर, बहुत सारे ऑप्शंस आपको एग्रीकल्चर के दिख रहे हैं। आप एग्रीकल्चर महापैक में कर सकते हैं, IBPS AFO में कर सकते हैं, FSSAI में कर सकते हैं, UPSSC EGTA में, जिस भी एग्जाम के लिए बेसिकली आप तैयारी कर रहे हैं उसी में एनरोल कर सकते हैं। आई विल शो यू हियर द एग्रीकल्चर महापैक, है ना, ये महापैक है। इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। डोंट वरी, डोंट सी द 31,999, है ना। जैसे ही आप इसको बाय नाउ करेंगे एक नई विंडो आती है और यहाँ पर आप ये टाइप करेंगे Y448 एंड एंटर, ठीक है। Y448 एंड अप्लाई। जैसे ही आपने अप्लाई किया 77% का आपका जो डिस्काउंट है ये एक्टिवेट हो गया है, राइट। सो द फीस जो आपको पे करनी है वो है 7,359 फॉर द होल ईयर, जहाँ पर डिफरेंट बैचेस, उनकी क्लासेस, उनकी टेस्ट सीरीज, ई बुक सबको आपको मिलेगा। अगर किसी और बैच में भी एनरोल करना है, तरीका बिल्कुल सेम है, कोड बिल्कुल सेम है, Y448 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एनरोल इन द बैचेस। एंजॉय लर्निंग, एंजॉय स्टडिंग, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।